जॉर्ज साइमन ओहम ने 1826 में पहली दफ़ा पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कवर किया, जिसे ओहम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर के एटम्स वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देते हैं और नेट करंट रिड्यूस हो जाता है। कंडक्टर के इस बिहेवियर को रेजिस्टेंस कहते हैं। एज ए कंडक्टर्स जिनका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाए तो अपनी रेजिस्टेंस चेंज ना करें, ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। और ऐसे कंडक्टर्स जिनके वोल्टेजेस अगर बढ़ा दिए जाएं तो उनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर के साथ हाज़िर हैं और आज हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक लॉ है और इससे पहले ओहम्स लॉ की डिस्कशन में जाने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की 3 बेसिक क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले है करंट। करंट को डिनोट करते हैं आई से, और दूसरी है वोल्टेज। वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं, और तीसरी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट पे जाते हैं। अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स वी हो और एक आपने रेजिस्टेंस अप्लाई की हुई हो, तो इस सर्किट में हम देखते हैं कि वोल्टेज कहाँ पे है, करंट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे क्या है, आपका वोल्टेज सोर्स है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई हो जाता है तो इस रेजिस्टेंस में से चार्जेस फ्लो होते हैं इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इस डायरेक्शन में। तो इन चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम करंट कहते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वोल्टेज क्या है, बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी है। हम पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर देते हैं, यानी हम क्या कर देते हैं, इसका ये जो पोटेंशियल है इसको हम लो कर देते हैं और इसका पोटेंशियल हाई कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास एक टेबल के ऊपर बॉल पड़ी है, तो अगर ये टेबल बिल्कुल सीधी है तो ये बॉल अपनी जगह पर कायम रहेगा। लेकिन अगर हम इसका ये साइड उठाकर इसको यूं कर दें, खड़ी कर दें, तो हमने इस टेबल का ये वाला पॉइंट हमने हाई पोटेंशियल पर ले गए, जबकि ये लो पोटेंशियल पे आ गया। अब ये बॉल जो है मूव करना शुरू कर देगी, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी ½ mv²। इसी तरह हम जब पोटेंशियल सोर्स अप्लाई कर देते हैं तो ये 2 टर्मिनल हैं इस रेजिस्टेंस के। इसका एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे चला जाता है और दूसरा लो पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देते हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है ½ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं, और इसी चार्ज का जो फ्लो होता है उस फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट आई। तो पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि चार्ज को एक्सेलरेट करने की जिम्मेदार है, एक्सेलरेट कराती है। और चार्ज करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो रेजिस्टेंस क्या हुई, रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम इस सर्किट को दोबारा ड्रा करते हैं। 12 वोल्ट हमने अप्लाई किए हैं, और अब हम ऐसा करते हैं कि हम रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन हो कि हम इस सर्किट को या तो रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें या
उसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दें। अगर हम इसको इससे कनेक्ट करें तो ये हम रेजिस्टेंस के थ्रू बैटरी के साथ कनेक्ट होगी। अगर हम इस टर्मिनल को यहाँ पे कर दें तो रेजिस्टेंस बीच में से गायब हो जाएगी। तो होगा क्या, जब हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, यहाँ से बहुत हैवी करंट फ्लो होगा। और ये जो हैवी करंट है इतना ज़्यादा होगा कि ये जो वायर्स हैं इनको भी डैमेज कर देगा, इनको भी आग लग जाएगी, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात ये कि जो पोटेंशियल का सोर्स है इटसेल्फ ये भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है, इतना हैवी करंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा लेते हैं तो उस वक्त ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल कर देती है, करंट को कम कर देती है। यानी अगर आपने सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस अप्लाई की हुई हो तो उसका करंट जो है, सर्किट के अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो करंट कम होता जाएगा, और रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो करंट भी, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होगा और रेजिस्टेंस के कम करने से करंट बढ़ता जाएगा। अगर रेजिस्टेंस जीरो करेंगे तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन हुई? यहाँ हम रेजिस्टेंस को किस हद तक समझ चुके। हम इसको देखते हैं कि रेजिस्टेंस कर क्या रही है सर्किट के अंदर। इट कंट्रोल्स द करंट, opposes it is the opposition to the flow of current। ठीक है, तो करंट क्या है? I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। V क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लें, PD। तो R क्या हुआ? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये तीन बेसिक क्वांटिटीज हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो साइंटिस्ट साइमन ओहम्स ने 1826 में इन तीन क्वांटिटीज के माबेन रिलेशनशिप फाइंड किया, जो कि बहुत बेसिक रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिसिटी की मैदान में। इसके जो स्टेटमेंट है, जॉर्ज साइमन ओम का जो रिलेशन है, इसको ओम्स लॉ कहते हैं, और इसकी स्टेटमेंट भी हम लिखते हैं और इसका रिलेशन भी हम ड्राइव करते हैं किस तरह से है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट उसकी देखते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर इन तीनों फैक्टर्स का आपस में रिलेशन मौजूद है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference applied across its ends, provided that physical state of the conductor does not change। अगर हम एक कंडक्टर हो, ये कोई भी एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, और अगर हम फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते, यानी इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं करते और इस कंडक्टर को भी चेंज नहीं करते, ये भी कांस्टेंट है, यानी इस एक्सपेरिमेंट में इसको हम चेंज नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो इसका करंट I1 होगा। ठीक है, अगर हम वोल्ट चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर ये V1 था तो इसके लिए I1 होगा। ये अगर V2 करेंगे तो ये I2 हो जाएगा, V3 करेंगे तो ये I3 हो जाएगा, इससे फ्लो होने वाला करंट। तो जितना हम वोल्ट बढ़ाते जाएंगे इतना यहाँ से करंट बढ़ता जाएगा, और ये जितना हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे इतना करंट इंक्रीज होगा थ्रू द कंडक्टर। तो इसको हम मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं, करंट
is directly proportional to applied voltages across its ends. साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं. आई इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू वी. यहाँ पे आई होगा, आई इज इक्वल टू 1/r. कंडक्टेंस, ये 1/r होती कंडक्टेंस, और मल्टीप्लाइड बाई वी. तो आई होगा v/r, और इसको अगर सीधा करें तो v इज इक्वल टू आई आर. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इस रिलेशन को इस तरह से ड्राइव करते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i. देखिए मैथमेटिकली तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली ये थोड़ा सा सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम कंट्रोल किसको कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में होता है. यानी डोमेन ये है और रेंज ये है. अगर आप इसका ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे वोल्ट होता है और यहाँ पे करंट, ये डोमेन है आपका. आप इसको चेंज करते हैं और इसके अंदर तब्दीली आती है. डायरेक्टली आप करंट को तब्दील नहीं कर सकते अगर आपने रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखी हुई है. तो आप चेंज करते हैं वोल्टेज सोर्स को चेंज करते हैं तो करंट चेंज होता है. तो आपके हाथ में ये मौजूद है, इसलिए ये वाला जो डेरिवेशन है ये ठीक है, जबकि ये वाला तरीका ठीक नहीं है. इसको स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं कि v इज इक्वल टू आर आई. सिंपल ये ऐसे कर देते हैं कि v इज इक्वल टू आई आर, ऐसे हो जाता है. लेकिन ये ठीक नहीं है, कंसेप्चुअली ये ठीक नहीं है, क्योंकि डोमेन v डोमेन है और i रेंज है. तो v इज तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v के. हम चेंज v को करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग चेंज आई के अंदर आती है. तो आपने इस मेथड को यूज़ नहीं करना, इसको यूज़ करना है. ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो रिलेशन की फॉर्म में हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे आई है, v इज इक्वल टू आई आर. इसमें v वोल्टेज है, i करंट है और r रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमने पहले थोड़ी सी डिस्कस कर ली थी, दोबारा देख लेते हैं. रेजिस्टेंस क्या है जी, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. और R इसी फार्मूले से हम लिखें तो R बनता है V/I. यहाँ से इसके यूनिट हम ड्राइव कर सकते हैं. R इज इक्वल टू V वोल्ट हो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई करें और उस कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो हो, 1 एम्पेयर. यानी अगर हमने एक ऐसी रेजिस्टेंस है कोई भी जिसके, अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इसमें से ये 1 वोल्ट है और इसमें से करंट जो फ्लो हो वो 1 एम्पेयर हो, तो ये जो रेजिस्टेंस होगी ये 1 ओम होगी. 1 ओम्स. तो इसकी 1 वोल्ट R इज इक्वल टू वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू 1 ओहम. ओहम को ओमेगा से डिनोट करते, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 ओहम. 1 ओम एक छोटी रेजिस्टेंस है, छोटा यूनिट है. इसके बड़ी यूनिट किलो ओम यूज होते हैं. किलो ओम इज इक्वल टू 10⁻³ ओहम्स. मेगा ओम इज इक्वल टू 10⁻6 ओहम्स. ओहम की डेफिनेशन लिख लेते हैं.
When 1 volt of potential difference is applied across a conductor and 1 ampere of current passes through it, the resistance of the conductor is 1 ohm. कंडक्टर्स ओहमिक भी होते हैं और नॉन ओहमिक भी होते हैं, यानी सारे कंडक्टर्स ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। वो कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हों उन्हें ओहमिक कंडक्टर्स कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। द कंडक्टर्स विच स्ट्रिक्टली ओबे द ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स। तो इनमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यानी मेटालिक कंडक्टर अक्सर जो है मेटालिक कंडक्टर अक्सर ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं, जिनमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी ओहमिक कंडक्टर यानी मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और इसके थ्रू जो करंट सेटअप हो उस करंट को मेजर करें और हम एक ग्राफ बनाएं, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रिक्टली ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये एंगल थीटा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट। अगर हम देखें इस ग्राफ में क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है इसका स्लोप। स्लोप कांस्टेंट है, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे स्लोप ले लें तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, वो ये होता है टेन थीटा। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं और ये टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और परपेंडिकुलर क्या है आपका करंट है आई। बेस पे यहाँ पे आपके पास है वोल्ट, आई अपॉन वी किसके बराबर है, 1 अपॉन आर के बराबर होता है, क्योंकि वी अपॉन आई आर होता है, तो आई अपॉन वी 1 अपॉन आर होगा। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर से ओहमिक कंडक्टर हो उसमें से अगर हम करंट उसमें हम वोल्टेज अप्लाई करें तो उसमें से करंट फ्लो होगा। हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, करंट फ्लो होता जाता है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, ये स्ट्रिक्टली सेम रहती है। ये जो फैक्टर है ये कांस्टेंट रहता है ओमिक कंडक्टर के लिए, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर किसी भी कंडक्टर का ये जो 1 अपॉन आर है, 1 अपॉन आर ये कांस्टेंट हो तो उसका बिहेवियर ओहमिक होगा और उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये चेंज हो रहा हो, अगर ये चेंज हो तो उसका ये ग्राफ ओमिक नहीं होगा, नॉन ओमिक होगा, कर्व हो जाएगी। उसका जो स्लोप है वो डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर होते हैं जो ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करते। द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे द ओहम्स लॉ स्ट्रिक्टली आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो इसकी एग्जांपल्स में हैं नंबर 1 फिलामेंट बल्ब, नंबर 2 थर्मिस्टर, नंबर 3 सेमीकंडक्टर डायोड। सबसे पहले हम फिलामेंट बल्ब का ग्राफ चेक कर लेते हैं। यह है फिलामेंट बल्ब। जो कि टंगस्टन का बना होता है। वोल्टेज और करंट, हम जैसे शुरू में उसके वोल्टेज अगर वेरी करें, ज़ीरो से बढ़ाना शुरू करें तो करंट भी इस तरह से बढ़ता जाता है, और करते करते करंट जो है कांस्टेंट हो जाता है और वोल्टेज फिर बढ़ते जाते हैं। फिर आप जितने भी वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट उसका कांस्टेंट रहता है। तो ये फिलामेंट बल्ब का बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है। तो आप ये देखें, अगर ये उसका ओमिक रीजन है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये ओमिक रीजन हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये बैंड स्टार्ट हो जाता है तो ये नॉन ओमिक रीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से 1 अपॉन आर जो कि उसका स्लोप बनता है ये भी
चेंज हो जाएगा, ये बिकम्स डिफरेंट, ठीक है ना। और 1/r डिफरेंट हो गया तो स्लोप यहाँ पे डिफरेंट होगा। अगर आप यहाँ पे स्लोप देखें तो इधर है ऐसे स्लोप बन रहा है, यहाँ पे स्लोप यूं बन रहा है, और इधर ये स्लोप ज़ीरो हो गया। तो टंगस्टन फिलामेंट का जो स्लोप है वोल्टेज के बढ़ाने के साथ डिक्रीज होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि इसका स्लोप ज़ीरो हो जाता है। तो ओवर द रेंज इसका बिहेवियर ओमिक नहीं रहता, तो इसलिए नॉन ओमिक कंडक्टर है। उसके बाद बात करते हैं थर्मिस्टर की। अगर हम थर्मिस्टर के ग्राफ को देखें तो इसका ग्राफ इनिशियली जब हम इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कुछ रीजन इसका भी ओमिक होता है, लेकिन वोल्टेज जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस शार्पली डिक्रीज हो जाती है। जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है तो इसका जो स्लोप बनता है वो स्लोप इसका इंक्रीज हो जाता है, 1/r। अगर आप resist R decreases, 1/r increases, 1/r इसका स्लोप है, तो ये स्लोप बढ़ता जाता है। पहले ये स्लोप था, फिर ऐसे हो गया, और फिर करते करते इसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है किसी पॉइंट के ऊपर जाके। तो ये भी कौन सा बिहेवियर है, नॉन ओमिक बिहेवियर है, जिसमें इसका स्लोप इंक्रीज होता है और इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाती है एक ख़ास वोल्टेज से। वोल्टेज की एक रेंज है, उस रेंज से ऊपर जाके इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम रह जाती है। इसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड का अगर हम ग्राफ चेक करें तो ये भी नॉन ओमिक ग्राफ है। अगर हम डायोड के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका इनिशियली जो है करंट बिल्कुल नहीं बढ़ता, वोल्टेज उसके बढ़ते जाते हैं, लेकिन 0.7 वोल्ट के ऊपर जाकर उसके वोल्टेज कांस्टेंट रह जाते हैं और करंट शार्पली इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है और स्लोप इसका बढ़ता है और इनफाइनाइट हो जाता है किसी पॉइंट पे जाके। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर डायोड का जो बिहेवियर है वो भी नॉन ओमिक है। कोई भी कंडक्टर उस वक्त तक ओमिक होगा जब तक उसके वोल्टेज और करंट यानी आई वी कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर कोई कंडक्टर किसी खास रेंज तक स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद वो कर्व होता है तो उसका वो रेंज जो स्ट्रेट लाइन है वो रेंज उसकी ओमिक रेंज कहलाएगी। वो उसका एरिया ओमिक एरिया होगा, जिसमें उसकी वोल्टेज और करंट की जो वेव फॉर्म है ये स्ट्रेट लाइन है, आई वी कर्व। स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ का हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक फैक्ट है, टंगस्टन इज़ यूज्ड एज फिलामेंट बल्ब। तो टंगस्टन को क्यों यूज़ किया जाता है एज ए फिलामेंट बल्ब, तो उसकी आपको रीज़न बताते हैं। ये टंगस्टन, ये फिलामेंट जो होता है स्प्रिंग की शक्ल का बना होता है, बल्ब में यूज़ होता है। यहाँ पे 220 वोल्ट आप अप्लाई करते हैं तो ये ग्लास केस में होता है, इसके बाद इसका ग्लो बनता है जो कि रोशनी देता है। तो टंगस्टन मेटल इसलिए यूज़ होती है क्योंकि कार्बन के बाद सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का है एलिमेंट्स में, उसके बाद टंगस्टन का है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये मेल्ट होता है। तो एलिमेंट में ये सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए टंगस्टन को इसमें यूज़ किया जाता है फिलामेंट के तौर पे। अगर हम इसके अलावा कोई और मेटल यूज़ करें तो वो ग्लो देगी, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाएगी, इन बल्ब आपका फ्यूज़ हो जाएगा, जल्दी फ्यूज़ हो जाएगा। तो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो बहुत देर पा होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये हीट अप होता रहता है लेकिन मेल्ट नहीं होता क्योंकि ये टेम्परेचर अचीव नहीं होता।
नेक्स्ट क्लास में हम रेजिस्टेंस को मज़ीद तफसील के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।